नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं संविधान विषय की चर्चा के लिए और हम आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के संबंध में पढ़ाएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोशल सब्जेक्ट के अंतर्गत किन्हीं दो सब्जेक्टों का चुनाव करना होता है, तो हमारे एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी एक भूगोल विषय की कक्षा चल रही है और हम आज संविधान विषय की कक्षा के बारे में बात करेंगे और संविधान विषय हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो संविधान है क्या? संविधान लिखित और अलिखित जो नियम हैं उनका एक जो है अपना संकलन है, जिसके माध्यम से किसी भी राज्य या शासन तंत्र की व्यवस्थाएं चलती हैं और शासन तंत्र उसी के आधार पर कार्य करता है। तो इसके दो पक्ष होते हैं, एक होता है सैद्धांतिक पक्ष और एक होता है व्यवहारिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में बात करें तो जैसे जिसमें आता है शासन की संरचना के बारे में, राज्य की संरचना के बारे में, सरकार की संरचना के बारे में तथा शासन के बीच संबंधों के बारे में बात करते हैं। और व्यवहारिक पक्ष की बात करेंगे तो नागरिक तथा राज्यों के बीच संबंध के बारे में बात करेंगे, नागरिक तथा राज्य के बीच के संबंध के बारे में बात करेंगे, नागरिकों के मूल अधिकार तथा मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे। तो हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे तथा इसमें शासन व्यवस्था के संबंध में जो शासन शब्द है, शासन शब्द से क्या तात्पर्य है? शासन शब्द से तात्पर्य है किसी भी नियम और संकल्प के माध्यम से किसी भी राज्य की जनता पर, यानी जनता के व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी नियम एवं संकल्पों की आवश्यकता होती है वो शासन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अब शासन के तीन अंग होते हैं, जैसे कार्यपालिका जिसमें सरकार है और सरकार के ही उपांग के रूप में शासन व्यवस्था होती है। शासन व्यवस्था में जैसे प्रशासन है, प्रशासन के अंतर्गत जैसे डीएम, एसडीएम, मुख्य सचिव, सचिव, इन सब चीज़ों का जो है संकलन होता है, इन सब संस्थाओं का संकलन होता है, इन सब बॉडीज होती हैं ये सारी। और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव के अंतर्गत विधायिका, जैसे विधायिका कह सकते हैं आप इसको हिंदी में। तो विधायिका और व्यवस्थापिका, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारे कानून निर्माण की प्रक्रिया है, जो हमारे कानून निर्माण की संस्थाएं हैं, जैसे संसद है, संसद के तीन अंग होते हैं, आप सभी जानते होंगे या ना जानते होंगे। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के जो है तीन अंग हैं। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग के रूप में होता है, जिसके विषय में ये कहा जाता है कि अंतिम निर्णय उसका होता है। किसी भी विधेयक पर अंतिम हस्ताक्षर जो होंगे वो राष्ट्रपति के होंगे। अब जुडिकेचर की बात आती है, न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय व्यवस्था जो बनी हुई है, जो भी संसद द्वारा कानून बनाए हुए हैं या न्यायपालिका द्वारा दिए गए कोई भी निर्णय को या फिर न्यायपालिका द्वारा किए गए किसी भी व्यवस्था को, दी गई व्यवस्था को, उसकी जो है समीक्षा करना, उसका जो है किसी भी प्रकार से उसका जो है अतिक्रमण ना हो, उसकी रक्षा करना, संरक्षण करना, इन सब चीज़ों का कार्य है। तो हम शासन तंत्र के अंतर्गत इन तीन अंगों का जो है अध्ययन करेंगे, जैसे कार्यपालिका सरकार, व्यवस्थापिका जिसे विधायिका कहा जा सकता है, जिसमें संसद, राज्य विधानसभाएं और राज्य विधान परिषद है, और न्यायपालिका जिसमें न्याय तंत्र जो है स्थापित होता है और वो संविधान के रक्षा और संरक्षण का कार्य करता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे जैसे लोकतंत्र की। प्रशासन क्या है, एक बार प्रशासन के विषय में आप लोगों को थोड़ा सा बता दें। तो प्रशासन वह तंत्र है जो विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानूनों का इम्प्लीमेंट करती है। प्रशासन विधायिका द्वारा किसी भी कानून को, जो भी कानून बनाए जाते हैं, उनका जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करना, ये प्रशासन का कार्य होता है। प्रशासन के अंतर्गत जैसे मुख्य सचिव, सहायक सचिव, सचिव, ये सारे चीज होते हैं। और उसमें जो है जिला स्तर पर डीएम होता है, जिसको कलेक्टर कहते हैं, जिनकी परीक्षाओं के लिए लोग बाग आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और हमारे यहाँ सिविल सेवकों की कमी नहीं है, सिविल सेवक परीक्षा के लिए लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हम भी ये कामना करते हैं कि आप लोग भी जो है सिविल सेवा की परीक्षाएं दें। एक सिविल सेवा की परीक्षा ऐसी परीक्षा होती है जिसमें व्यक्ति जो है
कितना भी जो है परेशान हो, लेकिन वो सिविल सेवा की परीक्षा अगर देता है तो सिविल सेवा की परीक्षा से गंभीरता आती है, उसमें जो धीरता और गंभीरता उत्पन्न होगी वो आपके जीवन को और अच्छे से निखार सकती है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि आगे हम बात करते हैं जैसे लोकतंत्र की। लोकतंत्र की एक बहुत ही चर्चित परिभाषा है अब्राहम लिंकन की, जिसमें कहा जाता है कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन जो कहा जाता है, ये बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छी परिभाषा कही जा सकती है अब्राहम लिंकन की। अब इसमें लोकतंत्र का प्रयोग किस तरह होता है, जैसे लोकतंत्र का प्रयोग होता है जीवन जीने के रूप में, यानी जीवन जीने की कला के रूप में। जहां पर निर्णय सर्वसम्मत से लिए जाते हैं वहां पर लोकतंत्र स्थापित होता है। जैसे अगर हम जीवन जीने के कला के रूप में कहें तो परिवार में यदि व्यक्ति जो है परिवार में रह रहा है, संयुक्त परिवार में है, और संयुक्त परिवार में कोई एक मुखिया होगा जिसके निर्णय को सभी लोग मानते होंगे और उसके निर्णय को सर्वसम्मत से ही उसके निर्णय को जो है आगे बढ़ाया जाता है। इसमें कह सकते हैं कि पारिवारिक लोकतंत्र है। परिवार के अंतर्गत जैसे समाज में है, समाज में जो है जो निर्णय लिए जाते हैं मुखिया के द्वारा, वो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भी इसी तरीके से होती है, जिसे अर्थव्यवस्था के संबंध में सर्वसम्मत से कोई निर्णय लिए जाएं। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, ये सारे लोकतंत्र की जो है एक अंग के रूप में है। अब लोकतंत्र को अगर शासन कला के रूप में देखेंगे तो शासन कला के रूप में जनता सर्वोच्च होती है। जनता जो है वोटिंग के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि को उन विषयों को जो जनता के मूलभूत आधार हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन विषयों के बारे में जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुन करके सदन में भेजती है, और सदन में वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में जो भी जरूरतें होती हैं, जो भी आवश्यकताएं होती हैं, उनको जो है वो वहाँ पर बताते हैं, और शासन इस स्तर पर कार्य करता है, और शासन जो है उसका इम्प्लीमेंट करता है सरकार के आदेशों पर। अब जैसे बात करेंगे आगे तो शक्ति के प्रयोग के आधार पर, जैसे लोकतंत्र में अगर शक्ति के प्रयोग के आधार पर बात करेंगे तो शक्ति का प्रयोग जो है वो एकात्मकता और संघात्मकता दो तरीके से किया जा सकता है। एकात्मक शासन के अंतर्गत होता है कि इसमें विकेंद्रीकरण की व्यवस्था लागू नहीं होती है। जैसे शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात करेंगे तो शक्ति के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था एकात्मक शासन में लागू नहीं होती है, और संघात्मक शासन की व्यवस्था की बात करेंगे तो संघात्मक शासन की व्यवस्था में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया लागू होती है। एकात्मक शासन में होता क्या है कि जैसे एक केंद्र मजबूत होगा, जैसे ये कहा जा सकता है कि शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में निहित होगी और वो व्यक्ति सर्वशक्तिमान होगा, ये होता है एकात्मक शासन के अंतर्गत। जबकि संघात्मक शासन के अंतर्गत क्या होता है कि शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों का बंटवारा संविधान के अनुसार ही होता है। तो शक्तियों के बंटवारे के अंतर्गत होता है कि शक्तियां किसी एक व्यक्ति के ना रहकर, एक व्यक्ति के पास ना रह करके वो शक्तियां तमाम लोगों के पास होती हैं जो उस शासन व्यवस्था के अंग हैं, जो इन शासन व्यवस्था का जो है संचालन कर रहे हैं। तो शासन व्यवस्था के संचालन में जो कार्य करते हैं, और हम भारत की बात करेंगे तो भारत जो है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है भारत। और भारत में संघ जो है वो प्रमुख है, लेकिन अमेरिका की अपेक्षा उतना नहीं है जितना अमेरिका में है। संघ अमेरिका में जो है वो शक्तिशाली है, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि शासन की एकात्मकता है, लेकिन वहां पर एकात्मकता भी नहीं कहा जा सकती। वो कुल मिला के फेडरल राज्य है। फेडरल मतलब एक उन लोगों का एक जो है राज्यों का अपना एक समझौता है। वो जो वहां पर जो राज्य हैं वो एक समझौते के आधार पर है, जबकि भारत में इस तरह का नहीं है। भारत में किसी प्रकार का समझौता नहीं है। राज्यों का या तो पूर्ण विलय है या तो फिर जो है वो अलग ही है, वो भारत देश से बाहर ही है। तो हम जैसे भारत में बात करेंगे तो भारत में केंद्र जो है वो इतना शक्तिशाली नहीं है। भारत में जनता शक्तिशाली है। जनता वोटिंग के माध्यम से केंद्र में बैठे प्रतिनिधि को चुनती है और जनता के द्वारा ही वो चुना जाता है। हालांकि अमेरिका में भी इस तरह का है, लेकिन वहां पर राज्यों को अपनी अपनी स्वतंत्रताएं हैं, राज्यों का अपना संविधान अलग है। वहां पर राज्य जो है वो अपने अलग कानून बनाते हैं और अलग तरह के इम्प्लीमेंट करते हैं, जबकि भारत में भारतीय कानून व्यवस्था में जो है वो केंद्र जो है थोड़ा
शक्तियाँ ज़्यादा दी गई हैं, कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा मजबूत किया गया है केंद्र को, लेकिन राज्य जो है वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं, वो स्वतंत्र नहीं है, वो केंद्र से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो आगे जो है, हम जैसे शुरू में बात किए संविधान के विषय में, तो संविधान के विषय में हम कहेंगे कि इसके दो पक्ष हैं, जैसे हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। तो अब आइए हम आपको जो है लिख के दिखाते हैं कि किस तरीके से इसकी व्यवस्था है, ताकि आप लोग भी एक नोट्स के रूप में इसको बना सकें। तो सैद्धांतिक पक्ष की बात करेंगे, सैद्धांतिक पक्ष की बात करेंगे तो सैद्धांतिक पक्ष में राज्य की संरचना है, राज्य की संरचना, शासन की संरचना, और सरकार की संरचना, सरकार की संरचना। अब इसमें व्यवहारिक पक्ष में बात करेंगे, व्यवहारिक पक्ष की बात करेंगे तो बहुत आगे हो गया है ये, आप लोगों को थोड़ा सा जो है डिस्टर्बेंस करेगा, इसको यहाँ से लिखते हैं ताकि आगे आ जाए। व्यवहारिक पक्ष में बात करेंगे, इसके अंतर्गत बात करेंगे तो नागरिकों तथा राज्य के बीच संबंध, राज्य के बीच संबंध, नागरिक तथा शासन के बीच संबंध, शासन के बीच संबंध, नागरिक तथा सरकार के बीच संबंध, और चौथा है नागरिकों के मूल अधिकार तथा कर्तव्यों के संबंध में। तो इसके सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के ये अंग हैं। और इसमें एक चीज और कहा जाता है कि शासन के, इसमें एक चीज हम थोड़ा सा मिस कर रहे हैं। तो इसमें राज्य की संरचना, शासन की संरचना, सरकार की संरचना, और एक कहा जाता है कि शासन के अंगों के संबंध में, शासन के अंगों के संबंध में बात करेंगे, संबंध में। ठीक, तो इसमें ये संविधान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष हैं। तो इसमें जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं। अब बात करेंगे इसमें शासन की। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ज़्यादा स्पष्ट है। इसमें शासन की बात करेंगे तो शासन है क्या, जैसे शासन है तो शासन क्या है? शासन वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत संविधान द्वारा बनाए गए, यानी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों, जिसका जो है वो कार्यपालिका द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो शासन कहा जाता है। जैसे अब वास्तविक कार्यपालिका की बात करेंगे तो वास्तविक कार्यपालिका की जो मुख्य शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथों में निहित है, जबकि प्रधानमंत्री के हाथों में निहित है। जबकि नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाएगा तो वो राष्ट्रपति को कहा जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे यहाँ एक तरह से
बहुत गौड़ पद रखा गया है। महत्वपूर्ण तो है लेकिन गौड़ है, जिसमें कहा जा सकता है कि जो शासन के इम्प्लीमेंट है, कार्यपालिका की इम्प्लीमेंट है, वो सारी चीजें प्रधानमंत्री के स्तर पर होती हैं। प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो शासन के अंगों के रूप में बात करेंगे तो सबसे पहला होगा कार्यपालिका। कार्यपालिका, अब कार्यपालिका अथवा सरकार कह लीजिए, इसमें क्या है, इसका कार्य है किसी भी कानून को लागू करना, यानी कानून को लागू करना, लागू करना इसका कार्य है। और सरकार के उपांग के रूप में होता है, उपांग के रूप में कह सकते हैं कि जो है प्रशासन। प्रशासन, सरकार के उपांग के रूप में ही प्रशासन होता है। और कार्यपालिका जो है वो कानूनों को लागू करती है। और शासन के स्तर पर कहा जाता है कि जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका जो है ये कानूनों का जो है निर्माण करती है। इसका होता है कार्य कानून निर्माण करना, निर्माण करना। सॉरी एक चीज हम आपको जो है थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिए, यहाँ पर व्यवस्थापिका नहीं, विधायिका होगी। सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, थोड़ा सा जो है इरिटेशन है, होता है, पहली क्लास है इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है। विधायिका के संबंध में कहेंगे तो इसका कार्य है कानून का निर्माण करना। और विधायिका के अंतर्गत आते क्या क्या है, इसी में आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। विधायिका के अंतर्गत हमारी संसद है, संसद है, राज्य विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाएं हैं, सभाएं हैं। तो राज्य विधानसभाएं हैं और संसद है, इन दोनों का कार्य होता है संविधान का निर्माण या कानून का निर्माण करना। कोई भी कानून जो है उसका निर्माण करना इन दोनों संस्थाओं का कार्य है। और संविधान में संशोधन की बात होती है तो संविधान में संशोधन की शक्ति संसद के पास है। अगर संसद चाहे तो संविधान में जो भी संशोधन चाहे वो कर सकती है। तो राज्य विधानसभाएं अपना राज्य स्तर पर कानून बनाती हैं, जिसका जो है राज्यों के तहत ही जो है उसका इम्प्लीमेंट किया जाता है। यदि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के संबंध में और राज्य द्वारा किसी कानून के बनाए गए किसी भी कानून के संबंध में यदि मतभेद की स्थिति आती है, मतभेद की स्थिति में क्या होता है कि संसद के कानून को सर्वोच्चता दी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि केंद्र अपने यहाँ सशक्त है, थोड़ा सशक्त है, तो संसद को वरीयता दी जाती है। और अगला आता है शासन में न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका का जो कार्य होता है, न्यायपालिका का कार्य होता है संविधान की व्याख्या करना, संविधान अथवा कानून की व्याख्या करना, व्याख्या करना, इसका कार्य होता है संविधान अथवा कानून की व्याख्या करना। अब न्यायपालिका के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, राज्य के जिला अदालत होंगे, और भी सारी छोटी छोटी अदालतें होंगी, जैसे लोक अदालत है, ये सारी चीजें होंगी। तो न्यायपालिका का कार्य संविधान अथवा कानूनों की व्याख्या करना होता है। विधायिका का कार्य कानून निर्माण करना होता है। और कार्यपालिका का कार्य सरकार जो है, कार्यपालिका या सरकार का कार्य होता है कानूनों को लागू करना। यानी न्यायपालिका द्वारा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का लागू करना कार्यपालिका का कार्य है और उसकी व्याख्या करना वो न्यायपालिका का कार्य है। तो न्यायपालिका के स्तर पर ये सारी चीजें होती हैं। और आगे हम बात करेंगे तो आगे हम एकात्मक शासन की बात करेंगे। तो एकात्मक शासन में क्या होता है, जैसे सरकार क्या है, सरकार, सरकार एक स्तर पर जो है शासन व्यवस्था यानी शासन तंत्र है, जिसमें कहा जा सकता है सरकार जो है, सरकार के संबंध में यह है कि सरकार किसे कहते हैं, सरकार क्या है। तो एक बार आप लोग ऐसे ही समझ लीजिए कि सरकार किसी
कुछ व्यक्तियों का समूह होता है। उन व्यक्तियों के समूह के द्वारा किसी निश्चित पद्धति या निश्चित कानून व्यवस्था के अंतर्गत कुछ निश्चित समय के लिए शासन करना, ये सरकार के जो है उपांग के रूप में होता है, सरकार के रूप में होता है। और सरकार इसे ही कहते हैं। सरकार क्या होता है? कुछ निश्चित व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसमें कुछ निश्चित कानूनों के अंतर्गत रह करके कुछ निश्चित समय के लिए शासन करना, यह सरकार होता है। अब आगे हम बात करेंगे जैसे राज्य के एकात्मक और संघात्मक शासन के बारे में। तो एकात्मक शासन का जो एक प्रमुख, एक कह लीजिए कि प्रमुख लक्षण होता है, वो एकात्मक शासन का प्रमुख लक्षण जो होता है वो शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं होता है। यानी कह सकते हैं कि शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, जबकि संघात्मक शासन में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। संघात्मक शासन में क्या होता है? संघात्मक शासन में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। अब विकेंद्रीकरण का अर्थ ये होता है कि शक्तियों का बंटवारा होता है। यानी जो जिस स्तर पर है उसके पास उतनी शक्तियां होंगी और उस अनुसार से वो कानून व्यवस्था का पालन करते हुए आगे बढ़ेगा। अब लोकतंत्र, इसमें जो है एकात्मक संघात्मक शासन की बात करेंगे तो भारत में, जैसे इसको थोड़ा सा हम इधर इरेज करेंगे, तो भारत और अमेरिका के थोड़ा सा तुलनात्मकता के बारे में बताएंगे संघात्मक और एकात्मक शासन के रूप में। तो जैसे हम अमेरिका के रूप में बात करेंगे तो इधर हम लिख लेते हैं केंद्र। ये जो है एक केंद्र है, इसमें शक्ति के रूप में कह सकते हैं कि बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी उपांग हैं। इन सब चीजों के बीच में ये भारत कहेंगे। चलो ये भारत हो गया। और इधर हम बात करेंगे अमेरिका। ये अमेरिका का केंद्र हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके भी बहुत सारे शासन के उपांग हैं, केंद्र की अपने अपनी शक्तियां प्रयोग करने के साधन हैं। ये अमेरिका कह सकते हैं। अब इसमें क्या है कि भारत के केंद्र की अगर बात करें तो केंद्र यहाँ पर जो शक्तिशाली है, ये केंद्र शक्तियां प्राप्त करता है जनता के द्वारा। ये भी जो है शक्तियां जो प्राप्त करता है वो जनता के द्वारा और संविधान द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसार कार्य करता है, जो जनता द्वारा ही दी गई है। अब इसमें भारत की बात करेंगे तो भारत में जो केंद्र है ये संघ है, यानी संघ है। संघ कैसा? राज्यों का संघ। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फेडरल व्यवस्था लागू है, जिसे कहते हैं कि समझौता। ये समझौता है। यहाँ पर राज्यों के साथ क्या है? समझौता है। समझौता राज्यों के साथ। अब यहाँ पर राज्य अलग है। राज्य अपने कानून स्वयं बनाते हैं और अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। और कुछ चीजें हैं जैसे कानून व्यवस्था के मैटर पर, कानून व्यवस्था के संबंध में, और बात करेंगे कानून व्यवस्था के और राष्ट्रीय सुरक्षा के मैटर पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में ये अपना अलग रखता है। और अन्य भूमि के संबंध में तो ये अपनी शक्ति अलग रखता है इन तीन मैटरों पर राज्यों से। जबकि राज्यों का जो है वो अपना अलग संविधान है, वो अलग तरह से व्यवस्था करते हैं। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, भूमि, इन सब चीजों पर क्या है कि केंद्र कानून व्यवस्था के मैटर पर, राष्ट्रीय सुरक्षा के मैटर पर और भूमि के मैटर पर राज्य और केंद्र दोनों को अपनी अपनी शक्तियां अलग अलग हैं। जो
राष्ट्रीय सुरक्षा का मैटर है तो केंद्र के विषय के संबंध में आता है, जबकि कानून बनाने का संबंध जो है काम भी केंद्र का ही है। लेकिन राज्य स्तर पर जो कानून केंद्र से नहीं बने हैं और राज्य स्तर पर अपने राज्यों में इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य भी अपने कानून बना सकते हैं। और भूमि के संबंध में कहा जाता है कि भूमि के संबंध में जो है ये भी केंद्र और राज्यों के बीच में अपना अलग अलग एक क्राइटेरिया है, जिसके अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं। तो यहाँ सिर्फ संघ और जो है फेडरल का इतना सा अंतर है कि यहाँ पर समझौते के आधार पर राज्यों को इकट्ठा किया गया है, जबकि भारत में जो है वो राज्यों का संघ है, यानी राज्य स्वयं से भारत के संवैधानिक व्यवस्था को जो है अपनाए हैं और संवैधानिक व्यवस्था में आए हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम संविधान के परिचय के विषय में इतना ही बात करेंगे और आगे बात करने के लिए हम फिर से उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। और आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे हमारे सन्यासी एकेडमी को। और बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आगे फिर बात करेंगे। थैंक यू।